आपके साथ शिवानी पांडे। रूस से जंग लड़ते हुए जेलेंस्की को 56 दिन अब बीत चुके हैं। इस दौरान उनकी सेना, उनकी जनता और दोनों मैदान जंग में डटी रही हैं। यूक्रेन को पश्चिमी देशों की खूब मदद भी मिली, हथियारों से लेकर आर्थिक मदद भी मिली, लेकिन अब जेलेंस्की को मदद मिलनी बंद हो रही है। जर्मनी के चांसलर ने ऐलान किया है कि वो अब यूक्रेन को हथियार नहीं दे पाएंगे। जर्मनी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन युद्ध में जर्मनी ने छोड़ा यूक्रेन का साथ। रूस के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठा पा रहा है जर्मनी। यूक्रेन को हथियारों की मदद को लेकर धर्म संकट में फंसा जर्मनी। रूस के खिलाफ जंग में जिस तरह से जेलेंस्की को यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबसे मदद की उम्मीद है, हर जगह से मदद मिल भी रही है, लेकिन अब यूक्रेन को नाटो देश जर्मनी का साथ छूटता दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज का ताजा बयान। जर्मनी के चांसलर ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद यूक्रेन और अमेरिका दोनों ही जर्मनी को पुतिन का सहयोगी मानने लगे हैं। ओलाफ शॉल्ज अपने ताजा बयान की वजह से घिर चुके हैं। असल में इस बार उन्होंने यूक्रेन को दो टूक कह दिया है कि और हथियार देना मुमकिन नहीं है। इस बयान के बाद जर्मनी के चांसलर का उनके ही देश में विरोध होने लगा है, जबकि यूक्रेन यूरोप और अमेरिका से गुजारिश कर रहा है कि जंग में उसे हथियारों की सख्त जरूरत है। सोशल मीडिया पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कैंपेन भी चला रहा है कि रूस से व्यापार बंद किया जाए और खासतौर पर रूस के तेल और गैस से हाथ खींचे जाएं। यूक्रेन इस बार अमेरिका और यूरोप से ज्यादा हथियारों की मांग भी कर रहा है, लेकिन जर्मनी ने यूक्रेन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। Чим більше і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир. इतना ही नहीं, जर्मनी के चांसलर ने साफ कहा कि वो अपनी फौज के इस्तेमाल वाले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते थे वो दे चुके हैं। अब और हथियार देना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने नाटो का रुख भी साफ किया। उन्होंने दोहराया कि यूक्रेन की जंग में नाटो शामिल नहीं होगा। उनकी दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। यूक्रेन ही नहीं, यूरोप के बाकी देशों और अमेरिका को भी ये तल्ख बयान चुभ गया। सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि जर्मनी के चांसलर को ऐसा बयान देना पड़ा। क्या रूस यूक्रेन के बीच युद्ध में जर्मनी का नुकसान हो रहा है? क्या युद्ध के बीच धर्म संकट में फंस गया है जर्मनी? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में बलि का बकरा बन रहा है जर्मनी? जंग की शुरुआत से ही जर्मनी ने रूस को लेकर के कठोर रुख नहीं दिखाया। इसके पीछे की वजह है गैस। रूस से मिलने वाली गैस को जर्मनी की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि जर्मनी के अंदर कुछ लोग विरोध करें या फिर पश्चिमी देश, जर्मनी अब तक रूस को लेकर कठोर रुख नहीं दिखा सका। रूस के साथ तेल गैस की डील की वजह से ही जर्मनी यूक्रेन का उतना साथ नहीं दे पाया जितना अन्य देश दे रहे हैं। रूस के साथ जर्मनी के कारोबारी रिश्तों में जंग के बाद कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर रोक जरूर लगी, लेकिन माना जा रहा है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन तो बनकर तैयार है। जब भी हालात बेहतर होंगे, जर्मनी उस पाइपलाइन के जरिए रूस से गैस मंगवा सकेगा। इसके साथ ही अभी तक जितना कारोबार रूस और जर्मनी के बीच हो रहा था, उसमें प्रतिबंधों के बावजूद कोई खास बदलाव नहीं हुआ। रूस से आने वाली कुछ चीजों पर जर्मनी ने बैन भी लगाया, लेकिन तेल और गैस की ऊंची कीमतों ने इंपोर्ट का बिल कम नहीं होने दिया। दावा है कि जर्मनी मोटे तौर पर 3 देशों से नेचुरल गैस मंगवाता है। इनमें रूस के अलावा नॉर्वे और हॉलैंड शामिल हैं। लेकिन 55% नेचुरल गैस की सप्लाई अकेले रूस से होती है, 31% नॉर्वे से और महज 13% हॉलैंड से। नॉर्वे और हॉलैंड के पास इतनी गैस नहीं है कि ये दोनों देश रूस की भरपाई कर पाएं। वहीं जर्मनी के कुछ अधिकारी रूस की गैस का विकल्प जल्द ढूंढने का दावा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कतर से नेचुरल गैस खरीदने के लिए जर्मनी लगातार बात कर रहा है। दावा भले ही हो, लेकिन कतर से ये बातचीत अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।
बल्कि दावा तो ये किया जा रहा है कि अगर डील हो भी गई तो कतर से जर्मनी तक गैस पहुंचाने का रूट बनाने में ही सालों लग जाएंगे। मतलब साफ है कि तब तक रूस से नेचुरल गैस की सप्लाई बेरोक होती रहेगी। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जर्मनी केवल वक्त टाल रहा है या वो वाकई मजबूर है। ये तो पूरी दुनिया समझ रही है कि 55% नेचुरल गैस की भरपाई एक झटके में मुमकिन नहीं है, जो जर्मनी की दुखती रग है। लेकिन यूक्रेन को हथियार देने से इनकार करना शक पैदा करने वाला है। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग में जर्मनी के चांसलर मझधार में फंसे हैं। ना तो वो रूस के साथ दिखने का रिस्क ले सकते हैं और ना ही वो रूस पर एक्शन का जोखिम उठा सकते हैं। और रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। मिकोलाइव में रूसी बमबारी का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों में लगातार बमबारी कर रही हैं। वीडियो में कोने कोने पर बमबारी होती हुई साफ दिखाई दे रही है और हमले के साथ ही रोशनी और धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिख रहा है। रात के अंधेरे में ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो। तस्वीरें भी आप देखिए, वाकई ऐसा लग रहा है जैसे बिजली चमक रही हो, लेकिन ये धमाके और जो रोशनी आप चमकती हुई देख रहे हैं, ये बमों के गोले दागे जा रहे हैं। उसकी वजह से ये जो रोशनी है इस वक्त शहर में मिकोलाइव में देखने को मिल रही है। और रात के वक्त सबसे ज्यादा बमबारी रूस की ओर से लगातार की जा रही है। मिकोलाइव हो, लुहांस्क हो, तमाम ये ऐसे शहर हैं जिन पर कब्जा करने की फिराक में है रूस। और ऐसे में वहां पर रात हो या दिन, उसको इस बात का भान नहीं है। उसको केवल बमबारी करने से मतलब है ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान इन शहरों को हो, लोग दहशत में आए और ऐसे में इन शहरों पर कब्जा करना इसके लिए बेहद आसान हो जाए। ये तमाम ऐसे शहर हैं जिनकी सीमाएं रूस से सीधे लगती हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आसानी से हथियार भी रूस को सप्लाई हो जा रहे हैं क्योंकि बगल में ही उसकी सीमा है। और ऐसे में मिकोलाइव की शहर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार वहां पर बमबारी हो रही है और रूसी हमले तेज होते चले गए हैं। खासतौर पर रात की ये तस्वीर है, रात में किस तरीके से जब पूरी दुनिया सो रही थी उस वक्त रूस ने ये बम यहाँ पर दागे थे मिकोलाइव शहर में। तो सोचिए यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे उनके लिए कितनी परेशानियां हो रही होंगी। इन बमबारी की आवाज में ही उनको अपनी पूरी रात गुजारनी पड़ी होगी। और मिकोलाइव की सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरीके से पूरे मिकोलाइव को दहला दिया है रूस ने बमबारी कर करके। उसकी तस्वीरें पूरी तबाही की कहानी बताने के लिए काफी हैं, लेकिन अभी रूस पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि उसका गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे कई सारे शहर हैं जो उसके हाथ से निकल गए, लेकिन ये तमाम ऐसे शहर जो सीमा से लगते हैं रूस की, लुहांस्क, डोनेत्स्क, मिकोलाइव, इन तमाम शहरों को अब वो छोड़ना नहीं चाहता है। और ऐसे में लगातार उसकी ओर से बमबारी इन तमाम शहरों में भी की जा रही है। और रात के वक्त सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जब उसे खुद मालूम है कि अब यहाँ पर यूक्रेन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और इस बीच रूस ने किया दुनिया की सबसे ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न का सफल परीक्षण कर दिया है। सैटर्न मिसाइल एक बार में फ्रांस जैसे बड़े देश के इलाके को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल का परीक्षण कर रूस ने एक बार फिर से अमेरिका और उसके साथियों को यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी दे डाली है। रूस का ये दावा है कि उसकी ये मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है जो 6000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को ढेर कर सकती है, साथ ही 16 बम ले जा सकती है। इतना ही नहीं, दावा तो ये तक किया जा रहा है कि ये मिसाइल जापान और हिरोशिमा के नागासाकी में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए एटम बमों से भी 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बम से लैस है। तो सोचिए, अगर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल होगी तो तमाम कॉन्टिनेंट्स, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स बताए जाते हैं, यानी कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में आराम से मार कर सकती है। तो उसकी मारक क्षमता भी उतनी ज्यादा है और कई सारे बम एक ही बार में अपने साथ ले जा सकती है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जितनी तबाही हिरोशिमा नागासाकी में देखने को मिली है उससे ज्यादा भीषण तबाही ये मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल कर सकती है, जिसका सफल परीक्षण अब एक बार रूस ने कर लिया है। और उसके साथ ही दुनिया को अपनी ताकत का अंदेशा और संदेश भी देने की कोशिश है साफ यहाँ पर रूस की ओर से, क्योंकि एक चेतावनी उसने जारी कर दी है। तमाम देश जो यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे थे उनको ये दिखाने की कोशिश कि अब भी रूस पीछे नहीं हटा है। और साथ साथ तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से सफल परीक्षण इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का ये किया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया को एक चेतावनी देने की कोशिश रूस की ओर से की जा रही है। लेकिन अब सीधे चलते हैं जसप्रीत के पास। इस वक्त यूक्रेन में और कैसे हालात हैं, जसप्रीत आपको बताएंगी। बिल्कुल शिवानी, मैं इस मिसाइल के बारे में बताऊंगी जिसकी बात आप कर रही थी। दरअसल पुतिन की इस घातक मिसाइल की तकनीक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक बार में अपने टारगेट को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगी। इसकी लॉन्चिंग और टारगेट पर हमला अलग अलग चरणों में होता है। इसमें पहले चरण है मिसाइल की लॉन्चिंग,
दूसरे चरण में ये मिसाइल अपने फ्यूल टैंक से अलग होती है, यानी इसका वॉरहेड कैप्सूल फ्यूल टैंक से बिल्कुल अलग हो जाता है। तीसरे चरण में वॉर करने के लिए ये मिसाइल खुद को तैयार करती है और इसके लिए इसके ओवरहेड पर लगा कवर इससे अलग हो जाता है। चौथे चरण में मिसाइल का वॉरहेड हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और ये तेजी से अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। पांचवा और आखिरी चरण है टारगेट पर अटैक। खास बात यह है कि इसके वॉरहेड के अंदर मल्टीपल वॉरहेड होते हैं जो टारगेट पर गिरने से पहले अलग अलग होकर बिखर जाते हैं और अपने टारगेट को पूरी तरह से तबाह भी कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये वॉरहेड न्यूक्लियर हथियार को भी ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब सोचिए कोई ऐसी मिसाइल जिसे कोई भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट ना कर पाए और वो न्यूक्लियर हथियार से लैस हो, वो दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है। और वहीं यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर किसी भी वक्त रूस का कब्जा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी आखिरी लड़ाई बाकी है और रूस की तरफ से यूक्रेन के सैनिकों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने साफ साफ कह दिया है कि वो मरते दम तक हथियार नहीं डालेंगे। मारिउपोल में यूक्रेन की सेना के लिए नई डेडलाइन। रूस ने हथियार डालने का फरमान जारी किया। आज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में छिपे हैं यूक्रेन के सैनिक। मारिउपोल पर कब्जे के लिए जबरदस्त जंग जारी। रूस की सेना ने यूक्रेन के पूर्वी इलाकों पर हमले और तेज कर दिए हैं। दावा है कि रूस की तरफ से मारिउपोल में भी दर्जनों एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसमें कई इलाके पूरी तरह तबाह हो गए और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हमले के बाद ड्रोन कैमरे से ली गई इस तस्वीर को यूक्रेन के एक नेता ने शेयर किया है, जिसमें रूसी हमले के बाद एक इमारत से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गए इस वीडियो में देखिए कि कैसे अज़ोव बटालियन का एक जवान रूस के BTR टैंक पर मैटाडोर एंटी टैंक सिस्टम से फायर कर रहा है। मारिउपोल में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। रूस की तरफ से जारी हमलों का मकसद मारिउपोल पर कब्जा करना है, ताकि यूक्रेन को घुटनों पर लाकर उस पर अपने फैसले थोपे जा सके। Противник намагається здійснювати наступ з метою просування вглиб населеного пункту Попасна. Після спроб штурму російськими окупантами в Рубіжному та Сєвєродонецьку до місцевої лікарні міста Новоайдар доправлено близько 130 поранених військовослужбовців противника. वहीं अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन पर यह नया अटैक एक बड़े हमले की शुरुआत पर है। हमलों के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन की सेना से सरेंडर की अपील की है, जिसके मुताबिक हमने यूक्रेन की सेना को सरेंडर करने का मौका दिया है, जो अपने हथियार डालना चाहते हैं और अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को छोड़ना चाहते हैं। दावा है कि मारिउपोल अब लगभग पूरी तरह से रूसी सेना के नियंत्रण में है, जबकि अज़ोवस्ताल प्रतिरोध का आखिरी किला बना हुआ है।
जहां सैकड़ों की संख्या में यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं और उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मारियोपोल में अब तक यूक्रेन के करीब 4000 सैनिक मारे गए हैं। मारियोपोल पर रूस किसी भी सूरत में कब्जा क्यों करना चाहता है, वो भी समझना जरूरी है। दरअसल मारियोपोल एकमात्र ऐसा शहर है जो समुद्र से जुड़ा है, इसलिए यूक्रेन को रूस समुद्री रास्ते से काटकर अलग करना चाहता है। मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस के लिए डोनबास पहुंचना और वहां तक मिलिट्री सामान पहुंचाना आसान हो जाएगा। मारियोपोल की इस जंग में यूक्रेन के सैनिकों के अलावा अज़ोव रेजिमेंट के जवान भी शामिल हैं, जो रूसी सेना के निशाने पर हैं। 2014 की जंग में रूसी सेना को किसी अज़ोव बटालियन ने कब्जा नहीं करने दिया था, लेकिन इस वक्त मारियोपोल के हालात ऐसे हैं कि पूरे शहर को रूसी सेना ने घेर रखा है और लाखों लोगों के पास खाने का संकट पैदा हो गया है। सैन्य मदद पहुंच नहीं रही है। ऐसे में यूक्रेन के सेना के पास मारे जाने या सरेंडर किए जाने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें, लगातार 56 दिन से जंग जारी है रूस यूक्रेन की, और सवाल अब यही उठ रहे हैं कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। लेकिन इस बीच कई बड़ी खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, और इस वक्त की जो बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है वो हम आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है जहां पर युद्ध में 208 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। करीब 584 बच्चे रूसी हमले में घायल बताए जा रहे हैं। 208 बच्चे की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान वहां के जो आम नागरिक हैं उन्हीं को पहुंच रहा है। खासतौर पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब भी नहीं जानते कि आखिर जंग का मतलब क्या होता है, ये युद्ध आखिर हो क्यों रहा है, वो इसका शिकार अब बन रहे हैं। 208 बच्चे अब तक मारे गए हैं इस युद्ध में, ये बताया जा रहा है। और साथ साथ 584 बच्चे ऐसे हैं जो घायल भी बताए जा रहे हैं इस रूसी हमले में, क्योंकि रूस के द्वारा लगातार एक के बाद एक कई सारे मिसाइल अटैक्स अब तक किए जा चुके हैं। 2 महीने होने को आए हैं, केवल 4 दिन बचे हैं 2 महीने पूरे होने में, और ये जंग लेकिन अब भी लगातार जारी है। सवाल अब यही उठ रहे हैं कि इतने भारी नुकसान के बाद भी आखिर रूस को शांति क्यों नहीं मिल रही है। रूस का गुस्सा लेकिन इसी वजह से और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां के कई शहर उसके हाथ से निकलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान वहां के जो आम नागरिक हैं, जो अब भी वहां फंसे हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हो रहा है, वो उसका शिकार बन रहे हैं। खासतौर पर 584 बच्चे रूसी हमले में अब तक घायल बताए जा रहे हैं। वहीं जो लोग ये कह रहे थे कि 2 महीने के युद्ध में पुतिन के तेवर ढीले पड़ गए, उन्हें पुतिन के नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। महायुद्ध के बीच पुतिन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दिया, और सैटर्न नाम की इस मिसाइल का टारगेट रेंज 18,000 किलोमीटर है, यानी कि दुनिया के ज्यादातर देश इसकी जद में है। पुतिन ने फिर बढ़ाई बाइडेन की टेंशन। सबसे घातक मिसाइल टेस्ट से कांप उठा यूरोप। न फ्रांस बचेगा, न ब्रिटेन बचेगा, और न ऑस्ट्रेलिया, और न ही अमेरिका के महफूज रहने की गारंटी बाकी रह जाएगी, क्योंकि दुनिया के सामने पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल की जो तस्वीर पेश की है, वो सिर्फ तबाही का एक ट्रेलर भर है। नाम सरमत उर्फ सैटर्न 2, टारगेट रेंज
18,000 किलोमीटर, रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। पुतिन की ये वो मिसाइल है जिसके आगे दुनिया की तमाम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक धरी की धरी रह जाएगी। कोई भी मॉडर्न टेक्निक इस मिसाइल की मारक क्षमता पर ब्रेक नहीं लगा पाएगी, क्योंकि इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जब तक कोई भी डिफेंस सिस्टम पुतिन की इस मिसाइल को डिटेक्ट कर पाएगी, उससे पहले ये मिसाइल अपने टारगेट को तबाह कर देगी। पुतिन अपनी सबसे घातक मिसाइल सैटर्न II का टेस्ट ऐसे वक्त में किया है जब वो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा है। पूरे 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अब तक इस महायुद्ध में पुतिन को कामयाबी नहीं मिली है। आशंकाएं परमाणु युद्ध छिड़ने के जताई जा रही हैं। और इन सब के बीच पुतिन ने परमाणु बम दागने में सक्षम सैटर्न II मिसाइल का टेस्ट करके अमेरिका और पूरे यूरोप को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। Я поздравляю вас с успешным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Это большое, знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружений российской армии. रूस पर हमले की धमकी देने वाले अब 2 बार सोचेंगे। पुतिन का ये दावा यूं ही नहीं है, बल्कि इस दावे के पीछे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सैटर्न II की वो ताकत है जो दुनिया में से सबसे घातक हथियार की पहचान दिलाती है। करीब 18,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सैटर्न II के टारगेट रेंज में दुनिया के करीब करीब तमाम मुल्क आते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप में ब्रिटेन या फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। कोई भी देश इसकी मारक क्षमता से दूर नहीं है। जिस वक्त सैटर्न II का टेस्ट किया जा रहा था, उस वक्त पुतिन इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे थे। रूस की ओर से दावा किया जा रहा है कि सैटर्न II का टेस्ट पूरी तरह से कामयाब रहा। Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. यानी टेस्ट में सैटर्न II की रफ्तार और इसकी फायरिंग रेंज दोनों खरी उतरी। पुतिन ने अपनी सबसे घातक मिसाइल के टेस्ट से पूरी दुनिया को यह जता दिया कि यूक्रेन युद्ध में फंसे होने के बावजूद उसके तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। हालांकि इस मिसाइल टेस्ट को अमेरिका रूस का रूटीन टेस्ट बता रहा है, लेकिन अमेरिका का ये बयान दुश्मन देश के लिए एक रणनीतिक बयान माना जा रहा है, जहां दुश्मन की ताकत से खुद को बेफिक्र दिखाने की कोशिश होती है। तो अब सीधे चलते हैं जसप्रीत के पास, जो बताएंगे कि आखिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक सैटर्न मिसाइल की और क्या खासियत है। बिल्कुल शिवानी, अब मैं बताऊंगी कि 18,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब क्या है। अगर पुतिन की ये मिसाइल सैटर्न 18,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है, तो दुनिया के कौन कौन से देश इसकी जद में आएंगे। रूस से अमेरिका की हवाई दूरी 7,800 किलोमीटर है, यानी रूस इस मिसाइल के जरिए जब चाहे अमेरिका पर वार कर सकता है। इसके अलावा रूस से ब्रिटेन की दूरी 2900 किलोमीटर है, यानी ब्रिटेन भी इस रूसी मिसाइल की जद में आता है। यही नहीं, रूस से सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया को भी सैटर्न मिसाइल अपना निशाना बना सकती है। रूस से ऑस्ट्रेलिया की हवाई दूरी 14,400 किलोमीटर है, जबकि सैटर्न की रेंज 18,000 किलोमीटर है। रूस ने अपने 31 दुश्मन देशों की जो लिस्ट जारी की थी, उनमें जापान का भी नाम शामिल है। जापान की रूस से दूरी 7,400 किलोमीटर है, यानी ये भी सैटर्न की रेंज में है। कनाडा, जो रूस से करीब 7,000 किलोमीटर दूर है, वो भी सैटर्न की रेंज में आता है।
और कहते हैं कि युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से लड़ी जाती है और ये बात इस वक्त रूस और यूक्रेन दोनों के खेमों में नजर आ रही है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया जा रहा है कि रूस के जंगी बेड़े को बड़ा दिखाने के लिए डमी यानी कि नकली फाइटर विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के कुछ एयरबेस पर ऐसे डमी विमानों को असली फाइटर विमानों के साथ सजाकर खड़ा किया गया है। रूस के सैन्य ठिकानों का पता मिल गया। गूगल मैप पर दिखे रूस के फौजी ठिकाने। फर्जी टैंक और जेट से चकमा देने की साजिश। पश्चिमी देशों को बेवकूफ बनाने की कोशिश। यूक्रेन ने गूगल मैप्स पर बने रूसी सेना के कई ठिकानों की तस्वीरें जारी की। ऐसा करके ज़ेलेंस्की सरकार ने ये बताने की कोशिश की कि उनकी नजर पुतिन की सेना की हर हरकत पर है। इस तस्वीर में नेनॉक्स परीक्षण स्थल दिख रहा है, जहां गुप्त ब्यूरोवेस्टनिक मिसाइल और एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में समंदर किनारे रूसी जंगी जहाज खड़े दिख रहे हैं, जिसमें परमाणु संचालित मिसाइल क्रूजर भी शामिल है। गूगल मैप ने रूसी एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल फ्लोटा सोवेत्स्कोगो सोयूजा की तस्वीर भी जारी की है। गूगल मैप की इस हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों में रूस के मरमंस्क, कामचटका और कुर्स्क की सैन्य कमांड पोस्ट दिख रही है, जहां फाइटर जेट दिख रहे हैं। यूक्रेन ने जो तस्वीरें जारी की हैं, उसमें रूस के इस्कंदर बेस की मिसाइल साइलो की तस्वीरें भी शामिल हैं। जबकि इस तस्वीर में परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बियां नजर आई। इनके ठीक बगल में छोटी पनडुब्बियां भी वहां खड़ी दिख रही हैं। इसके अलावा कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें रूस के अलग अलग सैन्य कमांड पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन से जंग के बीच आई रूसी सेना के ठिकानों की तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच गूगल ने अपने बयान में कहा है, रूस के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को दिखाने के लिए हमने अपने गूगल मैप नियम में कोई बदलाव नहीं किया है। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में हमलों के लिए रूसी सेना की ताकत को बढ़ाने में लगा है, क्योंकि पुतिन की सेना डोनबास पर कब्जे की रणनीति पर काम कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि रूस फर्जी टैंकों और फर्जी लड़ाकू विमानों के जरिए पश्चिमी देशों को चकमा देने की कोशिश कर रहा है, ताकि सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर लगे कि रूस की सेना और उसके हथियार अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रूसी सेना अपने वायुसेना के वास्तविक आकार को बढ़ा रही है। लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा रहा है, खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है, परमाणु पनडुब्बियां भी तैनात की जा रही हैं। सैन्य कमांड बेस पर रूसी सेना की आवाजाही में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रूस के सैन्य ठिकानों और हथियारों की सैटेलाइट तस्वीरें तब सामने आई हैं, जब पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 300 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की है। इस बीच यूक्रेन की नेवी के कमांडर ने भी दुनिया से अपील की है कि हमारे पास रूसी सेना से लड़ने के लिए बस आखिरी वक्त बचा है। Наше звернення до світу
це може бути нашим останнім зверненням. В нас, можливо, залишились лічені дні або години. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупуваннях, які діють на суходолі. क्योंकि काला सागर में रूसी युद्धपोत के डूबने के बाद रूसी सेना ने जबरदस्त हमले की रणनीति तैयार की है। रूसी सेना को नो मर्सी के आदेश मिल चुके हैं, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। यानी रूसी सेना पूरी ताकत से डोनबास पर कब्जे के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। ज़ेलेंस्की इस बात की आशंका जता चुके हैं कि अब जंग में पुतिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग से रोजाना कोई ना कोई चौंकाने वाली खबर आ रही है। और अभी तक इस बात का दावा किया जा रहा था कि लगातार खिंच रही जंग की झल्लाहट में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिलहाल रूस ने परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। लेकिन क्या इस दावे को सच माना जा सकता है? इस पर बड़े सवाल हैं, क्योंकि पुतिन के दिमाग में कब कौन सा प्लान चल रहा है ये बात कोई नहीं जानता। घातक हथियार, भयावह हमले, जोरदार धमाके, ताबड़तोड़ वार, जानलेवा मकसद, खौफनाक साजिश, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का मैदान खौफनाक कयासों से भरा पड़ा है। दुनिया इस बात से डरी है कि कहीं इस जंग की आंच परमाणु जखीरे तक न पहुंचे। ये डर इसलिए क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन को तमाम देश मदद कर रहे हैं, उससे ये जंग खिंचती जा रही है, जिस वजह से पुतिन के लिए इस जंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है परमाणु हमला। लेकिन इसी परमाणु हमले से जुड़ी एक नई खबर का पर्दाफाश हुआ है। रूस के एक बड़े मंत्री का परमाणु बम के इस्तेमाल पर बड़ा बयान आया है, जिसमें पुतिन की परमाणु हमले से जुड़ी नई नीति के संकेत मिल रहे हैं। इस नए संकेत के मुताबिक अब तक जो रूस लगातार परमाणु चेतावनी जारी कर रहा था, उसी रूस ने फिलहाल परमाणु हमले का प्लान टाल दिया है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जिसने पुतिन को परमाणु हमले पर अपने पांव खींचने पर मजबूर कर दिया है? वो कौन सी वजह है जो पुतिन को चेतावनियां वापस लेने पर मजबूर कर रही है? इसे समझने के लिए परमाणु बम के इस्तेमाल के नतीजों को समझना होगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं
कि आखिर अभी तक पुतिन इस जंग को लेकर क्या सोच रहे हैं। पता चला है कि यूक्रेन में चल रही जंग को पुतिन ने अब तक सिर्फ स्पेशल ऑपरेशन का नाम दिया है। रूस अभी तक इसे बड़े पैमाने पर चल रही जंग नहीं बता रहा है। हालांकि जंग में भारी भरकम मिसाइलें और रूस के सबसे घातक जंगी जहाज तक मोर्चे पर तैनात किए गए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही मची है और शहर के शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन रूस से जंग मानने को तैयार नहीं है। ऊपर से मारियोपोल और बुचा की तस्वीरें रूस की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इन दोनों शहरों की घटनाएं पुतिन की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इसलिए पहले रूस ने कहा था कि परमाणु बम का इस्तेमाल केवल तभी होगा जब रूस के वजूद पर खतरा हो। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इसी बीच यूक्रेन पर लगातार परमाणु बम गिराने की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही। खबरें ये भी आईं कि पुतिन यूक्रेन पर कम ताकत वाले परमाणु बमों से हमले की योजना बना रहे हैं। ये ऐसे बम होते हैं जो किसी एक शहर को या 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में फैले शहर को तबाह करने के मकसद से गिराए जाते हैं। लेकिन खतरा ये है कि इस तरह के बम गिराने के बावजूद रूस इस जंग को खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी माथापच्ची के बाद भी पुतिन के सलाहकार कोई ऐसी जगह नहीं चुन पाए हैं जिस पर हमला करने से जंग को खत्म किया जा सके। ऐसे टारगेट तय करने की कोशिश भी हुई तो उन जगहों की गिनती दर्जनों में पहुंच गई जिन पर एक साथ बम गिराने से जंग खत्म हो सकती है। इसमें भी जोखिम ज्यादा है। जोखिम ये कि तबाही तो बहुत बड़े पैमाने पर होगी, जिसके लिए रूस को लंबे वक्त तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इतना ही नहीं, इतिहास की इस घटना की तुलना हिरोशिमा नागासाकी से होने लगेगी। लेकिन अगर यूक्रेन की जंग उन हमलों के बाद भी खत्म नहीं हुई तो रूस के लिए फजीहत बढ़ जाएगी। अगर परमाणु बम गिराने के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो सुपर पावर रूस की ताकत ही सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऊपर से जंग में नेटो और अमेरिका शामिल हो जाएंगे। मतलब ये कि पुतिन को तलाश है यूक्रेन के 5-6 किलोमीटर वाले कुछ ऐसे टारगेट की जिनका खात्मा होते ही जंग खत्म हो जाए। अगर ये टारगेट न मिले तो परमाणु बम गिराने से पुतिन को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमेशा दुश्मन के दिल में परमाणु ताकत का डर पैदा करने की कोशिश जरूर की। यही वजह भी है कि इस जंग को खत्म करने के लिए पुतिन ने ज़ेलेंस्की सरकार के सामने समझौतों की कई शर्त रख दी हैं। हालांकि ये शर्त क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन शर्तों से जुड़ा ड्राफ्ट मॉस्को की तरफ से जारी किया गया है। इस ड्राफ्ट में साफ कहा गया है कि बातचीत से पहले यूक्रेन सरकार को रूस की शर्तें माननी होगी। अब इन शर्तों के बाद पुतिन सरकार को ज़ेलेंस्की के जवाब का इंतजार है।